हेलो गाइस, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ा एंड हम लोगों ने उससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स के बारे में भी पढ़ के रखा है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। इनफैक्ट अगर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देते हैं तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि रेट लॉ, रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर, इनके ऊपर कई बार कंबाइंड न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है? तो ये बहुत ही सिंपल टर्म है। कैसे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते, डिफाइन कर सकते, जरा देखिए। सपोज करिए, कंसीडर अ जनरल रिएक्शन। आपके सामने मैं एक जनरल रिएक्शन को रखता हूँ, दैट इज A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B to give C moles of C and D moles of D. Means A moles of A combines with B moles of B to give C moles of C and D moles of the D. Now इस रिएक्शन के लिए अगर रेट लॉ हम लोग लिखते हैं तो हम लोगों ने देखा है कि रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर क्या होता है, Y होता है। इससे आप लोगों ने रेट लॉ इक्वेशन कहा है या फिर डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन कहा है। नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ इक्वेशन। मतलब क्या? रेट लॉ इक्वेशन ये है, ये कॉन्सेंट्रेशन की टर्म है और इसके जो पावर्स है, एक्सपोनेंट्स जो है, इनका सम अगर आप लोग करते हैं तो उसी सम को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। मीन्स अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो हम लोग कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ powers of concentration terms in the rate law equation। मीन्स इस रिएक्शन के लिए अगर हम लोग ऑर्डर की बात करते हैं तो दस ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। नाउ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग किसी एक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो है x विथ रिस्पेक्ट टू A एंड y विथ रिस्पेक्ट टू B। मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A। अगर आप लोग इसे देखें तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B, इसे देखें तो ये क्या हो गया, y हो गया। एंड ओवरऑल ऑर्डर की अगर बात करते हैं तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाता है। नाउ ऑर्डर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अगर हम लोग देखें तो ये हो सकता है मे बी इंटेजर हो सकता है या इवन क्या हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? इंटेजर मीन्स 1 and 2 भी हो सकता है या फिर इवन फ्रैक्शनल में भी आ सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्डर हम लोग रिएक्शन को क्लासीफाई करते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। हालांकि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन काफ़ी कम है और उससे ज़्यादा का ऑर्डर अगर देखने जाएं तो वो आप लोगों को काफ़ी कम मिलता है। नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है ये इंटेजर हो सकता है, देन इवन फ्रैक्शनल हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है। तो ऐसी केस में हम लोग ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं, ज़रा देखिए। सपोज करिए फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब हम लोग डिकम्पोजिशन के लिए रखते हैं तो आपको मिलता है 2 मोल्स ऑफ H2O एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। नाउ ऑर्डर ये थ्योरेटिकल क्वांटिटी नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए रेट लॉ इक्वेशन का इस्तेमाल होता है।
इस रिएक्शन का रेट लॉ हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ के रखा था। इस रिएक्शन का रेट लॉ अगर हम लोग देखते हैं तो ये आता है रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2। अब देखिए इस रिएक्शन का जो रेट लॉ आपको मिलता है वो मिला ऐसा। तो देयरफॉर इस रिएक्शन का ऑर्डर अगर हम लोग देखते हैं तो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा है। सो देयरफॉर स्टोइकियोमेट्री से ऑर्डर नहीं निकलता। ऑर्डर कहाँ से निकलता है, फ्रॉम द रेट लॉ। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड इक्वेशन होता है रेट लॉ, एंड देयरफॉर ऑर्डर भी क्या हो जाता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। अगर आप लोग इस रिएक्शन को देखें, दैट इज H2 गैस प्लस I2 गैस, ये जब रिएक्ट होते हैं तो ये बना देते हैं ट्वाइस ऑफ HI गैस। इस रिएक्शन का अगर आप लोग रेट देखते हो, रेट लॉ, तो ये आप लोगों को मिलता है रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2, एंड दस ऑर्डर अगर हम लोग देखें तो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो गया, 1 + 1 दैट इज 2। नेक्स्ट ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू H2 एंड फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू I2, बराबर है। ओवरऑल अगर आप लोग ऑर्डर देखते हैं तो इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ इक्वेशन। तो ये पॉजिटिव भी होता है, ये पॉजिटिव इंटीजर तो है ही है, साथ ही साथ ये क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो देखिए इसकी की पॉइंट्स के ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा, जैसे 2 मार्क का कंबाइन क्वेश्चन पूछ लिया कि डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड गिव इट्स की पॉइंट्स। की पॉइंट्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, बराबर है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। की पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के की पॉइंट्स को देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये कि इट इज़ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। ये थेरोटिकल इक्वेशन है क्या, थेरोटिकल टर्म है क्या, नहीं, ये कैसा है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होना चाहिए। दूसरा, इट में बी इंटेजर, बराबर है, इट में बी इंटेजर और इवन ये क्या हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है। देखिए ये कैसा हो सकता है, इवन फ्रैक्शनल भी हो सकता है। कैसे, चलो एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करता हूँ, NO2 गैस प्लस CO गैस अगर आपस में कंबाइन होते हैं एंड आप लोगों को अगर मिलता है NO गैस प्लस CO2 गैस, तो इस रिएक्शन का जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट लॉ है वो होता है रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 टू द पावर 2। ये इस रिएक्शन का क्या हो गया, रेट लॉ। तो फिर यहाँ पर एक चीज़ को समझिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO2, ये कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू CO, ये कितना आ रहा है, 0। मतलब यहाँ से ये साबित होता है कि इस रिएक्शन का जो रेट है इट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 टू द पावर 2, बट एट द सेम टाइम इस रिएक्शन का रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO के ऊपर डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है। अब ओवरऑल ऑर्डर की अगर आप लोग बात करते हैं तो जो ओवरऑल ऑर्डर आ रहा है, ये ओवरऑल ऑर्डर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, बराबर है। ओवरऑल ऑर्डर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर हम लोग दूसरे एग्जांपल को देखें, दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटल्डिहाइड CH3CHO, इसका जब डिकम्पोजिशन होता है तो आप लोगों को प्रोडक्ट मिलते हैं CH4 गैस एंड आप लोगों को मिलेगा CO गैस, ठीक है। नाउ इस रिएक्शन का अगर आप लोग रेट लॉ देखते हैं तो इस रिएक्शन का जो रेट लॉ मिलता है ये मिलता है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CHO टू द पावर 3/2। फर्क देखिए, ये हम लोगों ने नहीं बनाया, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड इक्वेशन है, बराबर है। मतलब ये कि इस रिएक्शन का अगर आप ऑर्डर देखें तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत ही सिंपल टर्म है, क्या है, तो रेट लॉ इक्वेशन जो है
उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स के ऊपर एक्सपोनेंट्स है, जो पावर्स हैं, उन पावर्स का सम कर दीजिए, इसका मतलब क्या हो जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्लियर है। तो फिर किसी ने अगर ये पूछा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब हो जाएगा ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट डिपेंड ऑन द फर्स्ट पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ। बराबर है, रेट लॉ में जो भी कॉन्सेंट्रेशन की टर्म है उसके पावर में कितना होगा, 1 ही होगा। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का जो रेट है इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन टर्म रेज़ टू द पावर 2। यहाँ पर देखिए 1 + 1 2 है। यहाँ पर डायरेक्टली अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर रेट लॉ क्या मिला आप लोगों को कि रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 टू द पावर 2। मतलब ये रिएक्शन कैसी है, सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO2 एंड जीरो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू CO है। ये होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है ये बताओ। अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा तो आप लोगों को सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसका रेट लॉ दिखना चाहिए। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट लॉ दिखा, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स के ऊपर जो भी पावर्स है वो मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्डर। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर हमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देखते हैं उनके बारे में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द रिएक्शन, ये एक रिएक्शन है CHCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म प्लस क्लोरीन, इट गिव्स कार्बन टेट्राक्लोराइड गैस प्लस HCl गैस, इज अ फर्स्ट ऑर्डर इन अ क्लोरोफॉर्म and half order in chlorine. Write the rate law and overall order of reaction. देखिए आप लोगों को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया है क्लोरीन के टर्म में भी एंड क्लोरोफॉर्म के टर्म में भी, तो उसके हिसाब से अगर आप लोग रेट लॉ लिखते हैं तो रेट लॉ जो होगा वो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, इसके रिस्पेक्ट में कितना है, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन इसके रिस्पेक्ट में कितना है, हाफ ऑर्डर। तो ये हो गया कुछ ऐसा, ठीक है ना। ओवरऑल ऑर्डर की अगर आप बात करते हैं तो जो ओवरऑल ऑर्डर होगा रिएक्शन का वो क्या होगा, 1 + 1/2। क्यों, क्योंकि ऑर्डर का मतलब क्या होता है, इट इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ इक्वेशन। तो ये कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा 3/2। तो इस रिएक्शन का जो ओवरऑल ऑर्डर रहेगा ये क्या रहेगा, 3/2 रहेगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अब इस सेकेंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है, फॉर द रिएक्शन twice NO + twice H2 गैस इट गिव्स N2 गैस + twice H2O गैस, ठीक है। द रेट लॉ इज, आपके पास इस रिएक्शन का रेट लॉ है, ये है इसका रेट लॉ। फिर व्हाट इज द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO एंड H2 एंड व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जरा सोचिए, आपके पास गिवन में क्या है, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO टू द पावर 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 टू द पावर 1। ये व्हाट इज द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO क्या है, क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू H2 ये क्या दिख रहा है, 1। सो देयरफॉर ओवरऑल ऑर्डर की अगर आप बात करते हैं तो ओवरऑल ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 1 दैट इज 3 है। तो ये रिएक्शन थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी, बराबर है। अब थर्ड वाले क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है, द रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है, twice A + B gives twice C + D इज, इस रिएक्शन का रेट है 6 × 10⁻⁴ मोल पर dm³/s। When concentration of A is equal to concentration of B, that is equal to 0.3 mole per dm³. If the reaction is of first order in A and 0 order in B, what is the rate constant?
अब आप लोगों के सामने एक ट्विस्ट आ गया। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन को देखते हैं तो आपके पास रेट है, ऐसा उसका कहना है। दैट इज रेट क्या है 6 × 10⁻⁻4 मोल पर dm क्यूब पर सेकेंड। फिर आपके पास कहता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ये दोनों का सेम है 0.3 मोल पर dm क्यूब है। ठीक है, हमें ये कहता है। फिर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है इन रिस्पेक्ट टू ए एंड जीरोथ ऑर्डर है विथ रिस्पेक्ट टू बी। व्हाट इज द रेट कांस्टेंट? तो सबसे पहले रिएक्शन का रेट लॉ बनाना पड़ेगा। कैसे? द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड जीरोथ ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, बराबर है। सो देयरफॉर रेट लॉ की अगर हम लोग बात करते हैं, देयरफॉर द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज क्या बन जाएगा? रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बन जाएगा, बनेगा। क्यों? क्योंकि b के पावर में कितना है 0। दैट इज रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अब क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है? व्हाट इज द रेट कांस्टेंट? तो रेट कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? के। सो देयरफॉर के इज इक्वल टू रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो रेट कितना है 6 × 10⁻⁻4 मोल पर dm क्यूब पर सेकेंड डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना है 0.3 मीन्स 3 × 10⁻⁻1 मोल पर dm क्यूब। तो मोल पर dm क्यूब के साथ मोल पर dm क्यूब कैंसिल हो गया। जो भी आंसर बच रहा है उसका यूनिट देख लीजिए, सेकेंड इनवर्स है। अब ये ऊपर चला गया तो इसमें से एक कम हो जाएगा, 6/3 मतलब 2, दैट इज 2 × 10⁻³ ये आ गया इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, ऑलमोस्ट ये सिमिलर मिलेगा टू दैट ऑफ थर्ड। क्या कहता है? द रेट ऑफ द रिएक्शन, ये रिएक्शन है a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट इज 3.6 × 10⁻² मोल पर dm क्यूब पर सेकेंड व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a is 0.2 मोल पर dm क्यूब एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b is 0.1 मोल पर dm क्यूब। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट इफ the reaction is first order with respect to A and second order in B। थोड़ा सा बड़ा न्यूमेरिकल है 3 के मुकाबले, तो ठीक है पहले इसके अंदर से हम लोग गिवन को निकाल लेते हैं। तो आपको गिवन में क्या है? रेट, राइट। ये कैपिटल R यूज करिए या स्मॉल r यूज करिए, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो R कितना है 3.6 × 10⁻² मोल पर dm क्यूब पर सेकेंड है। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कितना है? तो 0.2 मोल पर dm क्यूब है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कितना है? तो 0.1 मोल पर dm क्यूब है। क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है? रेट कांस्टेंट। और डाटा क्या कहता है? द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर with respect to A and second order with respect to B. Thus the rate law is क्या बन जाएगा? रेट लॉ R is equal to K into concentration of A to the power 1 into concentration of B to the power 2 बनेगा। ये हो गया इसका रेट लॉ। अब आपको क्या निकाल के देना है? के निकाल के देना है। सो देयरफॉर के इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर 2। करिए वैल्यूज को पुट करिए। तो ज़रा अगर आप वैल्यूज को पुट करते हैं तो ये कितना है 36 × 10⁻³ ठीक है, मोल पर dm क्यूब पर सेकेंड डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कितना है? तो 2 × 10⁻⁻1 मोल पर dm क्यूब, ठीक है, मोल पर dm क्यूब है।
एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कितना है, तो ये है 1 × 10⁻⁻1 1 × 10⁻⁻1 मोल पर dm³, इसका क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, इसका स्क्वायर है। अब जरा सोचिए तो आप लोगों के पास क्या बचेगा, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा लेकिन स्क्वायर के साथ जाएगा, तो ये क्या हो रहा है, मोल इनवर्स स्क्वायर, देन dm³ का क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, बनेगा। एंड सेकंड इनवर्स तो ऐसा ही है। अब इसका आंसर देखिए, तो यहाँ पर 10⁻⁻2 है, ये 10⁻⁻1 है, तो ये तो कैंसल्ड हो गए। ठीक है, ये कैंसल्ड हो गए। 36/2 ये कितना रहेगा, 18। इसका आंसर आप लोगों को ऐसा मिलता है क्या, जरा चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 5 को चेक करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर a + b gives p if the concentration of a is doubled with concentration b being constant। a को डबल करना है लेकिन b को कांस्टेंट रखना है। द रेट ऑफ द रिएक्शन डबल्स, रेट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a इज ट्रिपल्ड, ये दूसरी कंडीशन है। If the concentration of A is tripled and that of B is doubled, the rate increases by a factor 6। सेकेंड वाली कंडीशन में देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A को ट्रिपल करना है और B को डबल करना है, ऐसा करने से रेट 6 से बढ़ जाता है। What is the order of the reaction with respect to each reactant? Determine the overall order of the reaction। अब अगर हम लोग कंडीशंस को समझते हैं तो सबसे पहले आप लोग बनाइए एक रेट लॉ। लेट द रेट लॉ इज, एक इनिशियल रेट लॉ बना के रखते हैं, दैट इज R1 = K × कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A to the power x × कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B to the power y। अब कंडीशन डालते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि if concentration of A is doubled, the rate is doubled, रेट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। सो देयरफॉर नया रेट लॉ क्या होगा, R2 = K × 2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डबल हो गया to the power x × कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B to the power y, that is K × 2 to the power x × A to the power x × concentration of B to the power y। अब ये कैसे करते हो आपको पता है, ये that is dividing R2 by R1 करिए तो R2/R1 = क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि रेट डबल हो रहा है। देख लीजिए, R2 = क्या होगा, 2/R1। नाउ ये बचेगा K × 2 to the power x × concentration of A to the power x × concentration of B to the power y divided by K × concentration of A to the power x × concentration of B to the power क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब यहाँ पर जो सिमिलर टर्म्स है जरा उसे कैंसल आउट कर दीजिए। ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 2 = 2 to the power x बच गया। सो देयरफॉर x = क्या हो गया, 1 हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या कहता है, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज ट्रिपल्ड, इसे ट्रिपल कराना है, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज डबल्ड, द रेट इंक्रीजेस बाय 6, है ना, रेट कितने से बढ़ रहा है, 6। तो नया रेट लॉ बनेगा, तो नया रेट लॉ क्या हो जाएगा, R3 = K × thrice of A to the power x × B to the power twice B to the power y, that is equal to K × 3 to the power x × concentration of A to the power x × 2 to the power y × concentration of B to the power y। Now dividing R3 by R1 करिए तो R3/R1 = कितना आ गया, 6। कैसे,
R3 R1 का 6 टाइम्स है, ऐसा न्यूमेरिकल का कहना है। इज इक्वल टू, रखिए इनके टर्मिनोलॉजी को, ये क्या है, k इंटू 3 टू द पावर x इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर y इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b टू द पावर y डिवाइडेड बाय k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a टू द पावर x इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b टू द पावर y। देखिए ये सिमिलर टर्म कैंसिल होगी एंड आपको पता है x इज इक्वल टू क्या है, 1 है, तो 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 टू द पावर क्या आ गया, y आ गया। तो ये हो गया 6/3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर y, दैट इज व्हाट, 6/3 को अगर हम लोग देखते हैं तो ये कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 टू द पावर y, हेंस y इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। y इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट देना है एंड डिटरमाइन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देना है। नाउ अब यहाँ पर अगर हम लोग लिख रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना है, 1। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया, ओवरऑल ऑर्डर ये कितना हो गया, 1 + 1 2। और कुछ कैलकुलेट करने के लिए कहा है क्या, हमें नहीं कहा है, लेकिन हम लोग रेट लॉ बना के दिखा सकते हैं। क्या होगा, रेट लॉ, x और y दोनों की वैल्यू क्या है, 1 1 है। सो देयरफॉर रेट लॉ इज, दैट इज r इज इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b हो जाएगा। इस तरीके से छोटे छोटे थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल मान सकते हैं, पूछे जाते हैं रेट लॉ के ऊपर, रेट कांस्टेंट के ऊपर एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर। गाइस अब हम लोग बढ़ते हैं एक सिंपल टॉपिक की तरफ, दैट इज मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एन एलिमेंटरी रिएक्शंस। सर अब ये एलिमेंटरी रिएक्शन क्या होती है, बराबर है ना, तो इसको भी हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखिए क्या ये ज़रूरी है कि सारे के सारे रिएक्शन सिंगल स्टेप में ही कैरी आउट हो, मतलब क्या, रिएक्टेंट सीधा सीधा किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में। क्या ये हर बार ज़रूरी होगा, नहीं। कई बार ऐसा हो सकता है कि रिएक्टेंट पहले दूसरे फॉर्म में जाता होगा, फिर तीसरे फॉर्म में जाता होगा एंड फाइनली फिर प्रोडक्ट में जाता होगा। तो ऐसे रिएक्शंस जो नंबर ऑफ स्टेप्स में कैरी आउट की जाती है उन्हें हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। क्लियर है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का मतलब? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या, द रिएक्शन विच इज ऑकरिंग इन मोर देन 1 स्टेप। एक स्टेप से ज़्यादा में अगर रिएक्शन परफॉर्म होती है तो उसे आप लोग कहते हो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बराबर है। तो फिर एलिमेंटरी रिएक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? अगर हम लोग एलिमेंटरी रिएक्शन की बात करते हैं तो एलिमेंटरी रिएक्शन को आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे, सोचिए तो ज़रा। तो एलिमेंटरी रिएक्शन तब आपको मिलती है जब कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सीरीज में डिवाइडेड है, स्टेप्स में डिवाइडेड है एंड उसमें से कोई भी एक स्टेप, तो ऐसी रिएक्शन एलिमेंटरी रिएक्शंस मतलब द रिएक्शन ऑकरिंग in a single step and cannot be broken down further in several steps is called as an elementary reaction। देखिए एलिमेंटरी रिएक्शन का मीनिंग आप लोगों के सामने आ गया। क्या लिखा है आप लोगों ने? द रिएक्शन ऑकरिंग इन अ सिंगल स्टेप एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर इन सिंपलर रिएक्शन कह देते हैं, इन सिंपलर रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शन को आप लोग कहते हो एलिमेंटरी रिएक्शन।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन को देखें, ये आपको मिलता है ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन गैस का एटम, ये एक एग्जाम्पल है। अगेन अगर आप लोग डिकम्पोजिशन ऑफ इथाइल आयोडाइड को देखते हो तो C2H5I, ये अगर गैसीय स्टेट में है और ये डिकम्पोज होकर देता है C2H4 गैस प्लस HI गैस। तो इन रिएक्शन को देखिए आप लोगों को पता चलता है कि इसे आप लोग दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। इसे देखिए आप लोग इसे दो स्टेप में डिवाइड करा सकते हो क्या? नहीं करा सकते। तो ऐसी रिएक्शन जो एक सिंगल स्टेप में होती है एंड जिसे हम लोग आगे डिवाइड नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, उसे आप लोग कहते हो एलिमेंटरी रिएक्शन। देन उसके बाद चलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलरिटी के तरफ, दैट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंटरी रिएक्शन। एक चीज़ के तरफ ध्यान रखना गाइस, मॉलिक्यूलरिटी का जो कंसेप्ट होता है ये सिर्फ एलिमेंटरी रिएक्शन के ऊपर लागू होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ऊपर मॉलिक्यूलरिटी लागू नहीं होती। किसके ऊपर लागू होती है मॉलिक्यूलरिटी का कंसेप्ट? एलिमेंटरी रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग part in an elementary reaction, in an elementary reaction is called as molecularity, is called as molecularity of a reaction or molecularity of an elementary reaction, elementary reaction। Now ये जो molecularity का concept है इसके हिसाब से आप लोग रिएक्शन को क्लासीफाई कर सकते हो एज अ यूनिमोलिकुलर, मतलब एक का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा, बाय मॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे, या फिर टर्म मॉलिक्यूलर जिसमें कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं? 3। जैसे देखिए अगर हम लोग इन एग्जाम्पल को लेते हैं, पहला एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन गैस। अगर हम लोग ओजोन गैस का डिकम्पोजिशन करा के ऑक्सीजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस का एटम लेते हैं तो इसमें ओजोन का कितना मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुआ? एक। ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? यूनिमॉलिक्यूलर हो जाएगी, बराबर है। सिमिलरली आप दूसरे एग्जांपल को भी रिपीट कर लीजिए, दैट इज C2H5I गैस, ये डिकम्पोज होके अगर C2H4 गैस प्लस HI गैस प्रोड्यूस करते हैं तो ये रिएक्शन भी तो यूनिमॉलिक्यूलर हो जाएगी गाइस, बराबर है ना? ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? यूनिमॉलिक्यूलर हो जाएगी। तो ठीक वैसे ही आप लोग बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी देख सकते हो। देखिए अगर मैंने कहा कि मेरे पास ये रिएक्शन है दैट इज O3 गैस प्लस ऑक्सीजन का गैस एटम, ये अगर आप लोगों को दिखता है ऐसे तो ये रिएक्शन क्या हो गई? बायमॉलिक्यूलर। बायमॉलिक्यूलर, यहाँ पर देखिए ये तो एटम है, मॉलिक्यूल नहीं है, पार्टिकल है, लेकिन ये 1 और ये 1 टोटल कितना आ गया? 2 आ गया, इसलिए क्या हो गया? बायमॉलिक्यूलर। सिमिलरली अगर आप लोग इस रिएक्शन को देखें, ट्वाइस ऑफ NO2, ये जब डिकम्पोज होके अगर आपको देता है NO गैस प्लस O2 गैस तो ये रिएक्शन क्या हो गई? बायमॉलिक्यूलर हो गई, हुई कि नहीं? क्योंकि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो गए? 2। नाउ देखिए इसका उल्टा, अगर आपके पास ये रिएक्शन होती ट्वाइस NO गैस प्लस O2 गैस, इट विल गिव ट्वाइस ऑफ NO2 गैस। अब ये जो रिएक्शन है ये ट्राइमॉलिक्यूलर नहीं हुआ क्या? देखिए इसके कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है? 2। इसका कितना मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है? 1 है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहेंगे टर्म मॉलिक्यूलर रिएक्शन। हालांकि टर्म मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो होती है काफ़ी रेयर होती है एंड इससे ज़्यादा जो मॉलिक्यूलर कोलिजन है, मतलब रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होना ज़रूरी है, तो बायमॉलिक्यूलर कोलिजन बहुत कॉमन होता है, टर्म मॉलिक्यूलर भी होता है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर हम लोग देखते हैं तो ऐसे केस में मॉलिक्यूलरिटी आपको नहीं मिलती। तो ये है कंसेप्ट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एन एलिमेंटरी रिएक्शंस। अब समझते हैं ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, ऑफ अ रिएक्शन। हो सकता है कि आप लोगों को हेडिंग मिले एलिमेंटरी रिएक्शन, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। नाउ
ऑर्डर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑर्डर का मीनिंग आप लोगों ने पढ़ के रखा है, क्या होता है? तो सर रेट लॉ इक्वेशन में कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो पावर्स होते हैं उनका सब मतलब क्या होता है? ऑर्डर। एंड एलिमेंटरी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन द एलिमेंटरी रिएक्शन, बराबर है। ऑर्डर का मतलब क्लियर, क्या है ऑर्डर का मीनिंग? तो इट इज नथिंग बट द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ इक्वेशन, बराबर। एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एन एलिमेंटरी रिएक्शन मतलब क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन एन एलिमेंटरी रिएक्शन, इसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन। नाउ क्या ये ज़रूरी है कि ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी हमेशा सेम हो? देखते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई एक ऐसी रिएक्शन है दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ NO2, सपोज करिए ये रिएक्शन है ट्वाइस ऑफ NO2 गैस, इट गिव्स ट्वाइस ऑफ NO गैस प्लस O2 गैस। इस रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड अगर आप लोग रेट लॉ देखते हैं तो इसका रेट लॉ आता है कुछ ऐसे, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 टू द पावर 2। अब ये रिएक्शन एलिमेंटरी है क्योंकि एक ही स्टेप में होते हुए दिख रही है हमें। तो इस रिएक्शन का अगर हम लोग ऑर्डर देखते हैं तो ऑर्डर कितना आ गया? 2। एंड इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी अगर हम लोग देखते हैं तो ये भी कितनी दिख रही है हमें? 2 दिख रही है, राइट। दूसरा एग्जांपल कंसीडर करिए, सपोज करिए डिकम्पोजिशन ऑफ इथाइल आयोडाइड गैस। ये डिकम्पोज होके आपको देगा C2H4 गैस एंड HI गैस। नाउ इट इज ऑब्जर्व कि इस रिएक्शन का जो रेट लॉ होता है वो होता है ऐसे, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H5I टू द पावर 1, ठीक है। ये इस रिएक्शन का रेट लॉ है। तो इट इज ऑब्जर्व कि इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है? 1। एंड इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी को अगर हम लोग देखें तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी दिख रही है? 1 ही दिख रही है। मतलब यहाँ पर तो दिखता है सर कि ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी बिल्कुल साथ साथ चलती है, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल, जस्ट इमेजिन कि ये रिएक्शन हो रही है दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर ये रिएक्शन होके हमें ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इस रिएक्शन का रेट लॉ अगर देखते हैं तो ये ऐसा होता है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 टू द पावर 1। अब देखिए इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना आया? 1 आया, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कितनी दिख रही है गाइस? 2 दिख रही है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमेशा ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी सेम आए। आप लोगों को एक बेहद इजी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिस्टिंग्विश और डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। तो आप लोगों को ये टॉपिक प्रिपेयर करके रखना है। देखिए ऑर्डर की अगर बात करें तो यू हैव टू नोट दैट ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी, है ना। ये कैसा होता है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी क्या है? तो इट इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ये क्या है? थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। आप लोग रिएक्शन को देखकर मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हो अगर वो रिएक्शन एलिमेंटरी है तो। नाउ ऑर्डर की अगर हम लोग बात कर दें तो इसका मतलब क्या होता है? इट इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होता है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स होते हैं उसके सम को करते तो क्या मिल जाता है? ऑर्डर मिल जाता है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व्ड इन एन एलिमेंटरी रिएक्शन, इन्वॉल्व इन एन एलिमेंटरी रिएक्शन। एलिमेंटरी रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टली उसे हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलरिटी। नाउ ऑर्डर की अगर बात करें तो ऑर्डर क्या होता है? इंटेजर हो सकता है, 0 हो सकता है और इवन फ्रैक्शनल भी हो सकता है ना। इवन क्या हो सकता है? फ्रैक्शनल। लेकिन इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये हमेशा क्या मिलेगा? इंटेजर मिलेगा। तो एक बहुत ही प्यारा सा 2 मार्क का क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा जाता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। गाइस अब पढ़ते हैं
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के बारे में। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इट इज एब्रिविएटेड एज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होती है, ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जो नंबर ऑफ स्टेप्स में चलती है। फॉर एग्जांपल सपोज करिए आपके पास A to D, राइट, और ये रिएक्शन एक्चुअली ऐसे होती है, A पहले B में कन्वर्ट होता है, B पहले C में कन्वर्ट होता है एंड फाइनली C D में कन्वर्ट होता है। नाउ सपोज करिए कि इस रिएक्शन में ये जो स्टेप नंबर 1 है ये अगर स्लो स्टेप है, ये अगर स्लो स्टेप है तो बाकी की जो रिएक्शंस हैं ये इसके मुकाबले क्या हो जाएंगे, फास्टर हो जाएंगे। तो ये जो स्लोवेस्ट स्टेप होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म, इसी को हम लोग कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की अगर आप बात करते हैं तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब क्या हो जाएगा, द स्लोवेस्ट स्टेप, द स्लोवेस्ट स्टेप that occurs during the course of reaction mechanism, during the course of reaction mechanism is called as rate determining step। इसे हम लोग को क्या मान लेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मान लेंगे। है ये कंसेप्ट क्लियर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों के पास कोई एक रिएक्शन है, दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ NO2Cl। अगर ये डिकम्पोज होता है तो आप लोगों को मिलेगा प्रोडक्ट ट्वाइस ऑफ NO2 गैस प्लस Cl2 गैस। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है ये एक्चुअली 2 स्टेप में होती है। एक्चुअली कैसे होती है, 2 स्टेप में होती है। इसमें पहले वाली जो स्टेप होती है उसमें NO2Cl का एक मॉलिक्यूल डिकम्पोज होके आपको देता है NO2 गैस प्लस क्लोरीन गैस का एटम। ठीक है, एंड सेकेंड वाली स्टेप में क्या होता है, जो NO2Cl का दूसरा मॉलिक्यूल बचा हुआ है ये क्लोरीन के एटम के साथ फिर से कंबाइन होके आपको देता है NO2 गैस प्लस यहाँ पर मिल जाएगी क्लोरीन की गैस। नाउ इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में अगर देखें तो ये जो स्टेप है पहली वाली ये होती है स्लो, एंड दूसरी वाली जो स्टेप होती है ये दूसरी वाली स्टेप होती है फास्टर स्टेप। नाउ अगर आप लोग ओवरऑल रिएक्शन की बात करते हैं, जैसे इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या मिलेगा K1, इसका क्या मिलेगा K2। ओवरऑल रिएक्शन की अगर आप बात करते हैं तो ओवरऑल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली 2 रिएक्शन का सम। तो यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड का क्लोरीन, ये राइट हैंड साइड का क्लोरीन क्या हो जाएगा, कैंसल्ड हो जाएगा। मीन्स आप लोगों के पास क्या है, तो NO2Cl कितना, ट्वाइस ऑफ NO2Cl गैस है। देन NO2 कितना NO2 है, ट्वाइस ऑफ NO2 गैस प्लस Cl, ये क्या बच गया, सीधा सीधा Cl2 गैस। तो ये हो गई ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, नाउ यहाँ पर जो स्लो स्टेप होती है वो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसका मतलब जो स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 ये क्या हो गई, RDS, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एंड एक चीज़ याद रखिए, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज ऑलवेज एलिमेंटरी रिएक्शन। एंड एलिमेंटरी रिएक्शन के लिए हम लोग रिएक्शन को देखकर उसका रेट लॉ बना सकते हैं, रिएक्शन को देखकर उसका रेट लॉ बना सकते हैं। मतलब क्या, यहाँ पर जो स्लो स्टेप है वो है RDS, एंड देयरफॉर इस रिएक्शन का अगर रेट लॉ देखें तो इस रिएक्शन का रेट लॉ अब क्या बनेगा, तो ये बनेगा दैट इज R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2Cl है, NO2Cl ये हो गया इस रिएक्शन का रेट लॉ। तो फिर ओवरऑल ऑर्डर की अगर आप बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अब यहाँ पर आप लोगों को कितना मिल रहा है, ओनली 1 मिल रहा है। दिखने में मॉलिक्युलरिटी कितनी है, 2 है ना, दिखने में मॉलिक्युलरिटी 2 है, बट एक्चुअली अगर देखें तो क्या है, 1 है। क्यों, क्योंकि एलिमेंटरी रिएक्शन ये है और यही डिटरमाइन करेगी इस रिएक्शन का रेट, जिसे हम लोग कहेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब समझते हैं एक और मज़ेदार कंसेप्ट, दैट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट हम लोग किसे कहते हैं,
देखिए जब कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो वो सेवरल एलिमेंटरी स्टेप्स में जाएगी, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स जो कि एलिमेंटरी रिएक्शंस होंगे, बराबर है। आप लोग उसमें से क्या ढूंढ लेंगे, आरडीएस भी ढूंढ लेंगे। आरडीएस मिल गया तो रेट लॉ मिलेगा, रेट लॉ मिल गया तो ऑर्डर भी मिल जाएगा। लेकिन रिएक्शन इंटरमीडिएट का मीनिंग क्या होता है? तो रिएक्शन इंटरमीडिएट का मीनिंग होता है द स्पीसीज दैट इज फॉर्म्ड in one step and get consumed in subsequent steps, इसे हम लोग कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसे हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? रिएक्शन के वक्त एक ऐसा स्पीसीज जो एक स्टेप में बनेगा एंड दूसरी स्टेप में क्या हो जाएगा? कंज्यूम हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, जैसे आप लोगों ने थोड़ी देर पहले रिएक्शन पढ़ी थी, दैट इज ट्वाइस ऑफ NO2Cl गैस, इट गिव्स ट्वाइस ऑफ NO2 गैस प्लस क्लोरीन गैस। ठीक है, ये जो रिएक्शन थी, ये रिएक्शन एक्चुअली 2 स्टेप में थी। इसकी जो पहली स्टेप थी वो क्या थी? स्टेप नंबर 1 में तो NO2Cl का एक मॉलिक्यूल डिकम्पोज होके देता है NO2 गैस प्लस क्लोरीन गैस का एटम। ये जो स्टेप होती है ये क्या होती है? स्लो। एंड सेकेंड वाली स्टेप में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि NO2Cl का दूसरा जो मॉलिक्यूल है ये क्लोरीन के एटम के साथ कंबाइन होगा एंड बनाएगा फिर से NO2 गैस एंड क्लोरीन गैस। ठीक, नाउ ये जो स्टेप थी इसे हम लोग क्या कहते हैं? फास्ट। अब ओवरऑल रिएक्शन आपको पता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं। देखिए ये क्लोरीन और ये क्लोरीन कैंसिल हो रहा है, आप लोगों के पास आ रहा है ट्वाइस ऑफ NO2Cl गैस दैट गिव्स ट्वाइस ऑफ NO2 गैस प्लस Cl2 गैस। ठीक है, ये रिएक्शन कैसी है? ओवरऑल। अब अप्लाई करिए कंसेप्ट। क्या है रिएक्शन इंटरमीडिएट? ऐसा स्पीसीज जो एक स्टेप में बनता होगा लेकिन दूसरे स्टेप में क्या होता है? कंज्यूम होता है। तो आप लोगों को दिखता है कि क्लोरीन का एटम पहले स्टेप में बना और दूसरे स्टेप में क्या हो गया? कंज्यूम हो गया। तो यहाँ पर अगर आप लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होगा? तो रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा क्लोरीन का गैसियस एटम। है ये कंसेप्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट क्लियर? अब रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं जरा देखते हैं। क्या कहता है ये पहला क्वेश्चन? देखिए रिएक्शन ऑकर्स इन द फॉलोइंग स्टेप्स। 2 स्टेप्स है इसके। एक पहली स्टेप है NO2 प्लस F2 गिव्स NO2F प्लस क्लोरीन एटम। सेकेंड स्टेप में NO2 प्लस क्लोरीन एटम गिव्स NO2F। क्या कहता है क्वेश्चन? राइट द इक्वेशन ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, राइट डाउन द रेट लॉ एंड थर्ड क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब यहाँ पर आप लोगों को पता है कि ओवरऑल रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ओवरऑल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? तो ओवरऑल रिएक्शन इज द सम ऑफ ऑल द स्टेप्स, कह सकते हैं ऐसा, सम ऑफ ऑल द स्टेप्स। तो कौन कौन से स्टेप्स आपके पास है? पहले स्टेप में क्या दिख रहा है? तो NO2 गैस प्लस F2 गैस, ये क्या देते हुए दिख रहा है? दैट इज NO2F गैस प्लस F गैस। ठीक है, ये स्लो है, वहाँ पर लिखा है। सेकेंड स्टेप में क्या है? तो NO2 गैस प्लस F गैस क्या दे रहा है? दैट इज NO2F गैस। ठीक है, करिए ओवरऑल रिएक्शन का मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की स्पीसीज को कैंसल्ड आउट कर लीजिए। तो ओवरऑल इक्वेशन में क्या हो गया? NO2 कितना? ट्वाइस NO2 गैस प्लस F2। ठीक है, F2 गैस, इट गिव्स व्हाट? NO2F कितना? ट्वाइस ऑफ NO2F। ठीक, ये हो गई ओवरऑल रिएक्शन। पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। देन सेकेंड में क्या लिखना है? रेट लॉ। सेकेंड में क्या लिखना है? रेट लॉ। नाउ रेट लॉ इज रिटन फ्रॉम द स्लोवेस्ट स्टेप। यहाँ पर लिख देते हैं द स्लो स्टेप इज, कौन सी स्टेप स्लो है? तो NO2 गैस प्लस F2 गैस, इट गिव्स NO2F गैस प्लस F गैस, राइट। सो देयरफॉर रेट लॉ निकलता है
दैट इज रेट इज इक्वल टू क्या आएगा, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F2। ये हो गया आपके पास रेट लॉ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि आइडेंटिफाई रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन सा होगा उससे आइडेंटिफाई करिए। रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कौन सा है, कर सकते हैं आप लोग आइडेंटिफाई। रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, जो पहले स्टेप में प्रोड्यूस होगा और दूसरे स्टेप में कंज्यूम होगा। तो ऐसा कौन है, फ्लोरीन है ना। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट इज फ्लोरीन सिंस it produces or it produced in step 1 and consumed in step 2 तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था आप लोगों के सामने। अब क्वेश्चन नंबर 2 का कहना क्या है, देखिए अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप में हो रही है। यह है स्टेप नंबर 1, NO गैस प्लस ओजोन गैस गिव्स NO3 गैस प्लस ऑक्सीजन गैसियस एटम। सेकेंड स्टेप में है NO3 गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, इट गिव्स NO2 गैस प्लस O2 गैस। द प्रेडिक्टेड रेट लॉ इज, इस रिएक्शन का रेट लॉ आपके सामने है, क्या है, R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन। आइडेंटिफाई रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, राइट द ओवरऑल रिएक्शन, विच इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड वाई। तो पहले ओवरऑल रिएक्शन को हम लोग बना लेते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, ओवरऑल रिएक्शन इज द सम ऑफ ऑल द स्टेप्स। ठीक है, यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं कि स्टेप नंबर 1 एंड 2 है, तो दोनों का सम करना है। तो यहाँ पर स्टेप्स को लिख लीजिए, NO गैस प्लस ओजोन गैस, इट गिव्स व्हाट, NO3 गैस प्लस ऑक्सीजन गैसियस एटम। देन सेकेंड स्टेप में क्या है, तो NO3 गैस प्लस ऑक्सीजन गैसियस एटम, ये आप लोगों को क्या दे रहा है, तो NO2 गैस प्लस O2 गैस। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है, इन दोनों का सम। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में कुछ कॉमन है क्या, यहाँ पर O3 तो है नहीं, NO3 ये कॉमन है, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। ऑक्सीजन गैस कॉमन हो गया। तो ओवरऑल इक्वेशन में क्या आएगा, NO आ रहा है, NO गैस प्लस ओजोन गैस, इट गिव्स NO2 गैस प्लस O2 गैस। ये हो गई ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन आपके सामने आ गई है। फिर आप लोगों को कहता है कि आइडेंटिफाई द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की हम लोग तरफ चलते हैं। द रेट लॉ इज R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन। ठीक है, तो यहाँ से देयरफॉर आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, देयरफॉर द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज, ऐसी स्टेप जिसमें ये दोनों है। तो ये दोनों कहाँ पर इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, आप लोग सोचिए जरा। तो यू विल ऑब्जर्व के NO एंड O3 पहली स्टेप में है। तो देयरफॉर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज स्टेप नंबर 1, दैट इज कौन सा, NO गैस प्लस O3 गैस, इट विल गिव NO3 गैस प्लस ऑक्सीजन गैसियस एटम। देन रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, जो एक स्टेप में बनता है दूसरे स्टेप में कंज्यूम होता है। तो यहाँ पर कुछ बना, कंज्यूम हुआ क्या, हाँ ये भी बना, कंज्यूम हुआ। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट 2 है। द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर NO3 गैस एंड ऑक्सीजन गैस। Why? Since they produced in step number 1 and consumed in step number 2। राइट, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेट लॉ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट के ऊपर।